बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरुजी, जो बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे मंच का। और मेरा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है और खास तौर से वित्तहीन शिक्षकों की आवाज सड़क से लेकर विधान परिषद तक उठाने वाले, मैं अपना बड़ा बनूं, बड़ा भाई बनूं, मार्गदर्शक बनूं, बात करो। इनफैक्ट आप चाय पे चर्चा की बात करो, एक पीएम पे चर्चा की बात करो, लेकिन भारत माता की जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था है। और जो लोग पार्टी पर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन दान की बात कोई करे किसी भी तरह का, और दर्द के साथ अगर किसी बात को काटे तो ऐसा लगता है हमारे एक राजकुमार भाटी साहब है, मैं तो बहुत क्या करता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमने बहुत सारी चर्चाएं कर ली, पिछले कई सालों से ऐसी सी चर्चाएं की है जिसकी चर्चा भूली गई थी और वो उसी की रही। और हमारा मूल मंत्र क्या है? शिक्षा। डॉक्टर अम्बेडकर साहब को याद करते हुए कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिए वो दहाड़ेगा। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। चाय पर चर्चा, ये तो आपने सुना ही होगा, और तमाम विषयों पर चर्चा हमेशा लगभग होती रहती है, लेकिन आज एक ऐसे विषय पर चर्चा है जो कि देश के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो है शिक्षा पर चर्चा। एक प्रोफेसर हैं कुलदीप मलिक साहब, उन्होंने शिक्षा पर चर्चा का एक कार्यक्रम का आयोजन किया। उसी कार्यक्रम में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं विधान परिषद के नेता लाल बिहारी यादव जी, और शिक्षक नेता भी हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि आखिर शिक्षा पर चर्चा की ज़रूरत हमारे देश में कितनी है, या फिर शिक्षा पर चर्चा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, सिर्फ चाय पर चर्चा चलती रहनी चाहिए। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको। तो ये एक विषय चुना कुलदीप मलिक जी ने, शिक्षा पर चर्चा, कितना सहमत है इस पर? हम 100% इस पर सहमत हैं कि शिक्षा पर चर्चा होनी चाहिए। शिक्षा से ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव है जी। और इस पर चर्चा करके इसमें जो गलत चीज़ें हैं उसको बाहर करनी चाहिए, और जो अच्छी से अच्छी चीज़ें हों उसको समावेश होना चाहिए, ताकि हम राष्ट्र के निर्माण में, समाज के बनाने में हमारे शिक्षकों का ज़्यादा से ज़्यादा योगदान हो सके। लेकिन दुर्भाग्य इस प्रदेश का है कि इस प्रदेश में शिक्षा और अन्य सवालों को लेकर चर्चा करने का समय ही विधानसभा विधान परिषद में नहीं मिलता है। मैं विधान परिषद में प्रतिपक्ष का नेता हूं और मुझे समय की बाध्यता नहीं है, जिसके बाद भी मुझे समय पर बांधने का प्रयास किया जाता है। सर, एक सवाल यहाँ पर मैं आपसे करता चलूँ, विधान परिषद के आप नेता हैं, सदस्य हैं, तो विधान परिषद में क्या आपने वो सवाल भी उठाया जब अभी पिछले समय में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2500 से ज़्यादा स्कूलों को बंद करने के लिए पूरी कोशिश करनी शुरू कर दी थी? नहीं, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इनकी जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसमें क्लोजर एंड मर्जर की नीति इन्होंने अपनाई है। उस नीति के तहत जो है इन्होंने 27,000 विद्यालयों का बंद करने का जो है फैसला लिया, जिसका हम लोगों ने पूरा विरोध किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने ट्वीट करके इस पर कहा नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये शिक्षा को का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए, शिक्षा को बाजार के हवाले नहीं होना चाहिए। तो फिर ये वापस आए जो है, लेकिन उसको निरस्त नहीं किए और स्थगित किए हैं। लेकिन हम लोग जो है जो सबसे गंभीर विषय है कि साल में 90 दिन का सदन होना चाहिए, एक एक महीने का तीनों सत्र होना चाहिए, और इस बार 4 दिन का सत्र बुलाया गया, 4 दिन में 1 दिन पहले ही बंद कर दिया गया। तो सत्र ही नहीं चलाया जाता है। सत्र न चलाने से हम लोग विधान परिषद के सदस्य होते हुए भी अपनी जेन्युइन बातों को नहीं कह पाते। अच्छा सर, एक सवाल और यहाँ पर ये भी आ रहा था सामने, जैसे कि स्कूलों के बंद करने की बात आ रही है, और शायद आप भी कई बार इस आवाज़ को उठाते हैं वित्त विहीन शिक्षकों के बारे में। सरकार कोई कदम नहीं उठाती है, और ये मांग आज से नहीं है, बड़ी पुरानी मांग चली आ रही है, और वित्त विहीन शिक्षकों के लिए अभी तक सरकार ने कोई कदम उठाया। संतुष्ट हैं आप या नहीं? वित्त विहीन शिक्षकों का संगठन जब 2004 में बना तो उसका मैं जनक हूँ। मैंने इस संगठन को बनाया और बना के पूरे प्रदेश में इसको जो है स्टैंड किया, खड़ा किया, और इसको लेकर के बहुत संघर्ष किया। और उस संघर्ष की चर्चा आपके टेबल पर नहीं इसलिए हो सकती कि 17 साल के संघर्ष
को जो है लंबी कहानी। हाँ बहुत लंबी कहानी है। बलिया से मथुरा तक हम लोग पैदल यात्रा की, कई बार जो है जेल की यात्रा की, कितनी बार जो है लाठी डंडा खाना पड़ा, लेकिन उस पर माननीय अखिलेश यादव जी ने तो ध्यान दिया। उन्होंने 2 अरब रुपया 2016 में हम लोगों को दिया, लेकिन 17 में ज्यों ही बीजेपी की सरकार आई उस शासनादेश को ख़त्म कर दिया और तब से हम लोग लगातार उस पर संघर्ष कर रहे हैं। तो सरकार ये बराबर उत्तर देती है कि प्रबंध तंत्र जाने, प्रबंध तंत्र विद्यालय खोला, प्रबंध तंत्र जाने। तो भाई देश के संविधान का क्या होगा? जिस संविधान में शिक्षा, सुरक्षा और चिकित्सा मौलिक अधिकार में रखा गया और सरकार को उस पर पैसा खर्च करने का अधिकार दिया गया, तो इस प्रदेश में मूल बजट का 2.5% शिक्षा पर क्यों खर्च होता है? बगल के हमारे प्रदेश में दिल्ली में माननीय केजरीवाल जी ने 13% पैसा खर्च किया, उनके विद्यालय बिल्कुल और शिक्षा वहाँ की अच्छे स्तर की चल रही है। हमारे यहाँ उनका कहना है कि हम संविदा कर्मी तो रख रहे हैं और वित्त विहीन अगर कहीं क्लासेस चल रही हैं, स्कूल चल रहे हैं या फिर वित्त विहीन कोई प्रबंधक अपने यहाँ संस्थान चला रहे हैं तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? अगर वो कुछ और बढ़ाकर चलाना चाहते हैं तो वो वित्त विहीन रहेगा। देखिए, शिक्षा में कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में सेल्फ फाइनेंस की व्यवस्था नहीं थी और एक्ट 1921 में बना। यह जो है 87 में अमेंडमेंट हुआ जो है 10 अक्टूबर 1986 को यह अमेंडमेंट होकर के यह नई व्यवस्था लाई गई जो है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज शिक्षा जो है 80% वित्त विहीन के हवाले है और वित्त विहीन का टीचर जो है मनरेगा के मजदूर से भी खराब स्थिति में 2000, 3000, 4000, 5000 वेतन पाता। वो अपनी जो है आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो उसका मेंटली कैसे वो प्रिपेयर होगा, मानसिक रूप से संतुष्ट ही नहीं हो पाएगा तो अच्छी शिक्षा कैसे दे पाएगा? यह बहुत गंभीर विषय है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए जो है। और शिक्षा में तमाम कमियां हैं। अभी जो है आपके तदर्थ शिक्षक जो पढ़ा रहे थे, वेतन पा रहे थे, उनको माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने विनियमित कर दिया था 2000 तक के शिक्षकों को। ये जो है जो बचे हुए थे उनको बर्खास्त कर दे रहे हैं और अभी माध्यमिक शिक्षा में 35% सीटें वैकेंट हैं। अभी इन्होंने तदर्थ शिक्षकों को निकाल दिया, आपने बर्खास्त कर दिया, उसको देखा। लेकिन सर एक और आरोप लगता है आपके ऊपर, आपके लिए ये कहा जाता है कि विपक्ष के नेता होने की वजह से ये लोग शिक्षा को बदनाम कर रहे हैं और शिक्षा की राजनीति करते हैं। शिक्षकों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है और शैक्षणिक संस्थान उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जो जिस पीड़ा को जानता है, जिस पीड़ा को लेकर के मैं शिक्षक राजनीति में आया, मैं उस पीड़ा को जानता हूँ। उस पीड़ा को वह बता दें कि जो 2000 से 4000 रुपया वेतन पाता है ग्रामीण क्षेत्रों में 80% से ज़्यादा विद्यालय हैं और जो 2000 से 4000 मानदेय प्रबंधक द्वारा महीने में पाता, उसका परिवार कैसे चलेगा इस महंगाई में? इसको खाली वही बता दें, हम नहीं कुछ कहना चाहते हैं इस पर, उसको क्लियर कर दें। और भी हमारे साथ में शिक्षक नेता हैं। बाकी नेताओं को तो जनता जानती है और नेताओं से रूबरू होती रहती है क्योंकि वो नेताओं के चेहरे आपके बीच घूमते रहते हैं। लेकिन आज आपको कुछ ऐसे चेहरों से रूबरू कराएंगे जो कि नेता तो हैं लेकिन आपके बीच एक पहचान नहीं बने हुए हैं, तो उनकी पहचान हम उन्हीं की जुबान से कराते हैं। आपका क्या नाम है? विजय कुमार बंधु, NMOPS का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर ये NOPS क्या है ये बताइए। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, जो पूरे देश में चपरासी से लेकर IAS तक जो सरकारी जॉब में हैं उनको पुरानी पेंशन की आवाज़ उठा रहा है। और अगर आपको जानकारी हो तो 1 अक्टूबर 2023 में दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत नहीं पूरी दुनिया के ट्रेड यूनियन का सबसे बड़ी रैली हमारे नेतृत्व में हुई। लाखों की संख्या में लोग आए थे। जी। तो आप उसको जानते ही होंगे। और मेरी लड़ाई उसी पुरानी पेंशन की चल रही है। और आज क्योंकि यहाँ पर शिक्षा पर चर्चा होनी थी, कुलदीप मलिक साहब ने बुलाया कि आप एक देश के बड़े चेहरे हैं और आपको इस विषय पर रखना चाहिए। तो क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ मूलतः, तो अभी आपने एक सवाल पूछते पूछा कि शिक्षक खुश है, संतुष्ट है इस सरकार से। ये सरकार का दावा है। ये सरकार का दावा है और सरकार का दावा हमेशा बेमानी होता है। मैं एक शिक्षक होने के नाते अगर शिक्षक के दृष्टिकोण देखें तो सबसे ज़्यादा शोषण, सबसे ज़्यादा परेशानी और सबसे ज़्यादा शिक्षा से गैर काम अगर कोई सरकार ले रही तो वर्तमान ले रही। हमारा काम पढ़ाना है और समाज भी हमसे अपेक्षा करता है, देश भी अपेक्षा करता है। और हमसे क्या कराया? जनगणना, मतगणना, पशुगणना,
चुनाव की प्रक्रिया। अच्छा, आपकी व्यथाओं में आपकी ये जो दुख है आपकी जो व्यथा है, इनमें प्रमुख व्यथाएं क्या है? आपको सबसे प्रमुख दिक्कतें क्या है? देखिए, प्रमुख दिक्कत है कि अगर एक शिक्षक का सम्मान नहीं होता तो देश का सम्मान नहीं होता। और हमें आप तनख्वाह देते हैं, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन तनख्वाह भी अगर सम्मान से दी जाए, और मैं तो कहना चाहता हूँ दुख की बात है, तो एक दिन शिक्षक का सम्मान होता है और वो भाषण के लिए, शिक्षक दिवस 5 सितंबर, एक दिन को हमको शिक्षक माना जाता है। वो दिन पता नहीं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु पता नहीं कितने श्लोक हुए, और दूसरे दिन फिर शोषण शुरू हो जाता है कि शिक्षक कैसे शोषित होगा, स्कूलों में पहुंच ना पाए तो कैसे अटेंडेंस लगा उसको रोक दिया जाए। और ऑनलाइन अटेंडेंस अभी आपने देखा होगा, जिसका बहुत बड़ा आंदोलन जिसका मैं नेतृत्व किया था। अब सोचो, जहाँ पर आदेश जारी हो रहा है जिस सचिवालय से, वहाँ ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं, जहाँ बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, वहाँ पर आप ऑनलाइन अटेंडेंस, सिर्फ अपमानित करने का और पब्लिक में बताने का, देखो कोई पढ़ाता नहीं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, शिक्षक को सिर्फ पढ़ाने का काम दीजिए, फिर अगर उस पर गलती हो पूरा पनिश करिए, लेकिन सारे काम बंद कराइए। लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी आती है, आप शिक्षकों के बारे में तो बात कर रहे हैं, शिक्षकों को फ़ायदा है, आप एक संगठन चला रहे हैं तो संगठन की राजनीति भी कर रहे हैं, लेकिन अभिभावकों को आपसे क्या फ़ायदा है और अभिभावक कहाँ दिक्कत में है? देखिए, मैं बता दूं आपको, इस देश में अगर सरकारी संस्थाएं, सरकारी व्यवस्थाएं बंद हो जाएंगी तो इस देश का 90% आबादी शिक्षा से वंचित हो जाएगी। उस प्राइमरी स्कूल में कौन जाता है? किस IAS का बेटा जाता है, किस मंत्री का बेटा जाता है? गरीब गुरबा किसान का बेटा उस प्राइमरी स्कूल में, उस माध्यमिक विद्यालयों में जाके पढ़ता है। उस व्यवस्था को आप बंद कर रहे हैं, इसका मतलब इस देश की जो आत्मा है, जो रूह है, उसको आप बंद कर रहे हैं, और हम उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, उस व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरी तो ये मांग है कि आप शिक्षकों से शिक्षक का काम लीजिए, उसमें हम बेहतर करने का तैयारी करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, हम विश्वगुरु तो बनाना चाहते हैं, लेकिन शिक्षक विहीन बनाना चाहते हैं, छात्र विहीन बनाना चाहते हैं, शिक्षा का बजट गिरा के विश्वगुरु बनाना चाहते हैं। मतलब आपका कहने का यह है कि गुरु विहीन भारत ही विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। फिलहाल सरकार का तो यही नज़रिया है। एक और हमारे साथ में शिक्षक नेता हैं और शिक्षा की चर्चा, यहाँ पर शिक्षा पर चर्चा एक कार्यक्रम चल रहा था और कुलदीप मलिक द्वारा जो आयोजित था, उसमें ये सज्जन हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक है, मैं सहारनपुर से हूँ। मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का बेसिक का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। और मेरा कहना यह है कि हम जो आजकल तो लोग बस भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को ज़्यादा जान रहे हैं, वो जानते हैं। मेरा सवाल बहुत बड़ा ये है कि मैं जिसको राष्ट्रपति अवार्ड, राज्यपाल अवार्ड दिया जाता है, जो देने वाला है उसके बच्चे मैं पढ़ा रहा हूँ, जो लेने वाला उसके बच्चे पढ़ा रहा हूँ। माननीय मंत्री जी और इनके बच्चे भी मैं पढ़ा रहा हूँ। विधायक जी की बात से मैं सहमत हूँ कि 2000-4000 रुपये तनख्वाह लेने वाला, और मैं ये भी कहता हूँ अनट्रेंड टीचर उस ट्रेंड टीचर से बेहतर है, क्योंकि वो संघर्ष कर रहा है दहाई की संख्या के लिए, मैं संघर्ष कर रहा हूँ हजारों की संख्या के लिए। कुल मिला के निचोड़ ये है कि शिक्षक खुश नहीं है इस सरकार से, शिक्षा की नहीं मानते। मैं मैं अनट्रेंड मेरी महिला है, मेरी टीचर जो 2000-5000 रुपये सैलरी पर काम कर रही है, वो उस ट्रेंड टीचर से जो हजारों रुपए ले रखा रहा, तो मैं कहूँ जो वित्त विहीन के लिए मानदेय की बात की थी समाजवादी पर, तो मैं ये कहता हूँ सरकार को उसने शुरुआत की थी, वही सरकार ने आकर वित्त विहीन को यदि थोड़ा सा भी 10वां हिस्सा भी देना शुरू कर दे, और बाकी सारा बजट जो तो कहीं आप सपा समर्थक तो नहीं है? कैसे सपा समर्थक तो नहीं, मैं किसी पार्टी का नहीं, मतलब एक एजुकेशन संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, किसी भी पार्टी से नहीं हूँ। ये को मतलब जो सच्चाई है उसको कहने में क्या दिक्कत है? सच्चाई, समाजवादी पार्टी ने वित्त विहीन लोगों को मानदेय देना शुरू किया था, और बीजेपी सरकार ने आपको बंद कर दिया। तो मेरा कहना मतलब यह है कि एक और दूसरा है, मुझे 14 कमरे बनाने की बाध्यता मुझे दे दी गई है, लेकिन परिषद के स्कूलों में मैं दिखा देता हूँ, सहारनपुर में 3 कमरे और 4 स्कूल चल रहे हैं। 3 कमरों में 4 स्कूल चला रही है, यही सरकार है। बहुत बड़ी दिक्कत है, ढांचे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो चुका है, और शिक्षकों की लगातार नाराज़गी सरकार से इसलिए है क्योंकि सरकार ने कुछ योजनाएं जो कि पिछली सरकार की चल रही थी वो बंद कर दी। लेकिन सर, विश्व गुरु बनने से तो कोई नहीं रोक सकता। दावा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी के विश्व गुरु हमारा देश बनकर रहेगा। जी, मैं गुजरात मॉडल की बात करूं, मैं गुजरात गया था। गुजरात का नौकरियों का गुजरात मॉडल, वहाँ पर जो डिग्री कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर है 16,000 रुपये पाता है। कल्पना करिए, वो बताते हो शर्माता है। मैं गया, मैंने पूछा कि भाई वेतन कितना है? 16,000 रुपये। और आपको बता दें, एक बढ़िया खूबसूरत नाम, जैसे हमारे यहाँ प्रदेश में शिक्षा मित्र हैं, वैसे वहाँ एक खूबसूरत नाम है बाल गुरु विश्व गुरु बनाएगा, उसकी तनख्वाह 2,500 है। ऐसे कैसे होगा? 2,500 की अगर मैं बात करूं तो कल्पना करो, अगर रोज़ आ जा रहा है और अगर गाड़ी से जा रहा है और कपड़ा साफ पहन के जा रहा है, तो शायद 2,500 उस गाने जाने और कपड़े पहनने के भी नहीं है। ऐसे विश्व गुरु बनेगा।
अच्छा, ये विश्व गुरु बनने की परिकल्पना इन्होंने बताई और हमारे साथ में और एक नेता यहाँ पर मौजूद है और हमारे साथ मेन सबसे बड़ी बात यह है कि विधान परिषद के सदस्य खुद इस बात को कह रहे हैं कि मैं लाखों की संख्या में लोगों को इकट्ठा करता हूँ और सबकी एक ही कहानी है, एक ही रोना है कि आखिर शिक्षक यानी गुरु जब तक आगे नहीं आएगा, आगे नहीं बढ़ेगा तो देश विश्व गुरु नहीं बनेगा। आप बता दीजिए उत्तर प्रदेश की स्थिति कि जिस उत्तर प्रदेश में 4,512 एडेड विद्यालय हैं, उनके शिक्षकों का जो है को ओपीएस पुरानी पेंशन बहाल नहीं सरकार कर रही है और उनकी सेवा नियमावली सेक्शन 21 को बदल करके वित्तविहीन से भी खराब सेवा नियमावली बना दिया जो है, वह परेशान है। राजकीय वाले इसलिए परेशान हैं कि एक जो विद्यालय खुला नया उसमें एक टीचर दो टीचर पर विद्यालय चला रहे हैं, उनको न चपरासी मिला हुआ है न क्लर्क मिला हुआ, उससे वो त्रस्त हैं। और जिनकी संख्या 2250 है करीब उत्तर प्रदेश में, और 22,000 जो विद्यालय हैं वित्तविहीन के, उनके टीचर तो रोटी के लिए मोहताज हैं, रोजी पाकर रोटी के लिए मोहताज हैं। उनकी दुर्दशा तो मैं समझ रहा हूँ कि मनरेगा के मजदूरों से भी खराब है जो है। तो कौन खुश है, जरा उसको हमको बता दें कि कौन खुश है, कौन बचा। तो शिक्षक और मदरसा वालों की मदरसा विद्यालय बंद करने कर दिए थे और उसमें जो मदरसा के आधुनिक सर, ये जो मदरसे की आपने एक बात कही है, अभी पिछली बार सरकार ने एक ऐसा आदेश पारित कर दिया था कि मदरसों की जो है वो धड़कन रुकने की कगार पे पहुंच गई थी, लेकिन बाद में उसको सांसें मिली है। नहीं, सांस मिली नहीं सरकार से, सुप्रीम कोर्ट ने जो है और उसने सांस दिया। इन्होंने कहा कि मदरसों को बंद कर दिया जाए, ये मजहबी शिक्षा देते हैं जो है, जबकि इन्हीं लोगों ने प्रधानमंत्री ने कहा कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को एक हाथ में हम कंप्यूटर एक हाथ में कुरान देंगे। और इनमें तय था पहले से पूर्ववर्ती सरकारों का कि उनको मानदेय 60% केंद्र सरकार देती थी, 40% स्टेट सरकार देती थी। 60% को जब से नरेंद्र मोदी साहब जो है देश के प्रधानमंत्री हुए तब से उसको बंद कर दिए, और इसके बाद जो केवल प्रदेश का जो 40% अंश पर वो बेचारे पढ़ा रहे थे उसको भी इस सरकार ने बंद कर दिया। अब वो एक पैसा नहीं पा रहे हैं, और एक पैसा नहीं पा रहे हैं इसके बाद भी पढ़ा रहे हैं, इसके बाद भी उनके संस्थाओं को भी बंद करने का आदेश कर दिया। वो तो सुप्रीम कोर्ट के हम लोग शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने जो है बचाया, और आज जो है वो विद्यालय जिंदा हैं। तो ये बहुत सारी बातें सरकार द्वारा कही जाती हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो लेवल पर इन बातों की सच्चाई कितनी है, सच्चाई आप लोग सुन रहे हैं। लगातार हमारे साथ शिक्षक नेता हैं, वो सच्चाई से आपको रूबरू करा रहे हैं, और विधान परिषद के सदस्य हैं, नेता हैं, वो भी आपको बता रहे हैं कि इस सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है। तो यहाँ पर अदम गोंडवी की एक लाइन मुझे याद आ जाती है कि तुम्हारे फाइलों में जो गाँव का ये मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। खैर, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहिए कि आखिर आपको ये प्रदेश की और देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी लग रही है।